पिछले वीडियो में उल्लेख किया गया था कि स्वर्गीय पुल की पहली चुनौती के दौरान केवल बोलान और रोंग जुन ने पास किया, जिसमें रोंग जुन एक ब्रह्मांड देश के शासक का शिष्य भी बन गया। हालांकि रोंग जुन की कानूनों की समझ लुओ फेंग के समान उन्नत नहीं है, लेकिन उसकी युद्ध प्रतिभा असाधारण रूप से मजबूत है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वर्गीय पुल को पार करने के लिए केवल कानूनों की गहन समझ पर्याप्त नहीं है। अपने हथियार में कानूनों का समावेश और उसका उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, भले ही लुओ फेंग यान शेन शस्त्र का तीसरा रूप आकाशीय तलवार रूप का उपयोग कर रहा था, वह केवल दूसरे रूप छिद्रण आकाश रूप का उपयोग करने वाले प्रतिकूल को पराजित नहीं कर सका। इसके अलावा इस प्रतिकूल ने केवल 3 सुनहरी तलवारों का उपयोग किया, जबकि लुओ फेंग ने आकाशीय तलवार के लिए 9 सुनहरी तलवारों का संयोजन किया। कानून की समझ और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार आकाशीय तलवार रूप की कठिनाई अधिक है। तार्किक रूप से लुओ फेंग को जीतना चाहिए था। मौलिक समझ के संदर्भ में लुओ फेंग इस प्रतिभाशाली समूह में सबसे उत्कृष्ट है जो केवल बोलान से पीछे है। यह लुओ फेंग के कानूनों में मजबूत नींव को दर्शाता है। हालांकि यान शेन शस्त्र के साथ उसकी हैंडलिंग अभी भी कुछ अनगढ़ लगती है, क्योंकि उसने अभी तक इसके एकीकृत उपयोग में महारत हासिल नहीं की है। हालांकि लुओ फेंग अपनी पहली चुनौती में असफल रहा, इसने उसे अपनी कमियों का एहसास कराया। वुका के सुझाव के अनुसार उसने अपनी निवास की छत पर ऐसी अभिलेखों की खोज शुरू की जो उसकी साधना को प्रेरित कर सकें। वास्तव में स्टेल अत्यंत गहन है, जबकि इनमें से अधिकांश अभिलेख पूर्वजों द्वारा छोड़े गए हैं जिन्होंने अपनी समझ के दौरान अचानक अंतर्दृष्टि प्राप्त की। हालांकि ये अभिलेख स्टेल के रूप में उन्नत नहीं हैं, फिर भी इनमें काफी संदर्भ मूल्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेल का अध्ययन करने का अवसर सीमित है और इसे केवल चुनौतियों के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि ये अभिलेख किसी भी समय देखी और विचार की जा सकती हैं। हालांकि अभिलेख हर जगह हैं और इनमें से कई लुओ फेंग को प्रेरित कर सकती हैं, वह अन्य प्रतिभाओं से अलग है क्योंकि उनमें से कई मजबूत गुरु की मार्गदर्शिका में हैं। बाबाता मूल कानूनों को समझने में असमर्थ है और इसलिए लुओ फेंग को मार्गदर्शन नहीं दे सकता। बाबाता इस पर असहाय महसूस करता है क्योंकि शक्तिशाली व्यक्तियों से मार्गदर्शन की कमी आसानी से अन्य प्रतिभाओं द्वारा पार किए जाने का कारण बन सकती है। एक समय के लिए लुओ फेंग यह निर्धारित नहीं कर सका कि कौन सा अभिलेख उसके लिए सबसे उपयुक्त है और उसकी साधना में सही दिशा में ले जा सकता है। भाग्यवश स्वर्गीय पुल पर चुनौती के दौरान लुओ फेंग ने कानूनों की समझ में बोलान से केवल दूसरे स्थान पर रहकर उपलब्धियां दिखाई, जिसने 9 यूनिवर्स सेक्ट के एक किंग इमोर्टल झेन यान का ध्यान आकर्षित किया, जो प्रतिभा को महत्व देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि किंग इमोर्टल झेन यान लुओ फेंग के दूसरे शिक्षक बनेंगे। सीधे झेन यान ने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के आंतरिक सिस्टम के माध्यम से लुओ फेंग को मार्गदर्शन करने के लिए सीधे एक ईमेल भेजा। यह इंगित करता है कि झेन यान कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद रखते हैं। यह उल्लेखनीय है कि झेन यान की ताकत एक ब्रह्मांड शासक के करीब है और वह किंग इमोर्टल में भी एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। हालांकि वह कानूनों की अपनी समझ में एक बाधा का सामना कर रहे हैं और अंतिम कुंजी बिंदु को तोड़ने में असमर्थ हैं, जो उन्हें लंबे समय से ब्रह्मांड वंदनीय स्तर पर आगे बढ़ने से रोकता है। यह कई शिखर किंग इमोर्टल द्वारा सामना की गई चुनौती है, जैसे कि उनके सामने एक पतली झिल्ली हो जो तोड़ने में आसान लगती है लेकिन प्रवेश करना असंभव रहता है। सर्वोच्च मूल कानूनों को पूरी तरह से समझना निश्चित रूप से कठिन है। फिर भी झेन यान की ताकत को देखते हुए उनके मार्गदर्शन से लुओ फेंग के लिए पर्याप्त से अधिक है। उन्होंने लुओ फेंग के लिए शक्तिशाली व्यक्ति बनने के रास्ते पर एक मजबूत नींव रखी है, जो एक कारण है कि लुओ फेंग हमेशा झेन यान के प्रति आभारी रहा है। यहाँ तक कि जब लुओ फेंग विश्व शासक स्तर पर था, उसने झेन यान को ब्रह्मांड वंदनीय स्तर पर करने का अवसर प्रदान किया। हालांकि लुओ फेंग ने झेन यान से सीखा कि एक रहस्य तकनीक है जो उसकी वर्तमान साधना के लिए बहुत मददगार होगी। दुर्भाग्य से उसने जिन बिंदुओं को प्रतिभा युद्ध से कमाया है वे लंबे समय से खर्च हो चुके हैं, इसलिए वह केवल झेन यान द्वारा सुझाए गए अभिलेखों को समझने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वास्तव में छत पर अभिलेखों को देखने के लिए किसी बिंदुओं की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें किसी भी समय देखा और विचार किया जा सकता है। भाग्यवश झेन यान की सिफारिश से लुओ फेंग उन अभिलेखों को मिस कर सकता था जो उसके लिए उपयुक्त थे। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई अभिलेखों या स्टेल को समझना मूल कानूनों को सीधे समझने से अलग है। भले ही मूल कानूनों की उच्च स्तर की समझ हो, यदि कोई उन्हें युद्ध में एकीकृत नहीं कर सकता तो वे अपनी असाधारण अंतर्दृष्टि के साथ सामान्य प्रतिकूलों को दबा सकते हैं। हालांकि जब एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना होता है तो वह काफी हास्यास्पद प्रतीत होगा। अभिलेखों और स्टेल के साथ संलग्न होना इस दोष को सटीक रूप से संबोधित कर सकता है। यह इसलिए है क्योंकि वे शक्तिशाली पूर्वजों द्वारा कानूनों का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं, जो या तो शब्दों या चित्रणों के माध्यम से मार्शल आर्ट रहस्य तकनीकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।
यह न केवल अभ्यास करने वालों को मूल कानूनों के अनुप्रयोग को समझने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि उन कानूनों के सार की गहरी समझ भी प्रदान करता है। यह उन कारणों में से एक है कि कई लोग शुरुआत के ब्रह्मांड में प्रशिक्षण प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। इस प्रकार लो फेंग ने अंतरिक्ष के मूल कानून का विश्लेषण शुरू किया। यह उल्लेखनीय है कि मूल कानून को समझना स्वयं अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से क्योंकि अंतरिक्ष का मूल कानून एक उच्च स्तर का कानून है जो समझने की प्रक्रिया को और भी कठिन बनाता है। गहराई से जाने के लिए और अंतरिक्ष के मूल कानून की परतों को धीरे धीरे उजागर करने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके लिए कितना समय चाहिए। बिना एक ठोस मानसिकता और उच्च समझ के एक योद्धा बस आगे नहीं बढ़ सकता। बेशक जब तक एक योद्धा कानून के मौलिक सार को पूरी तरह से समझ लेता है, उनकी बात की प्रशिक्षण बहुत अधिक प्रभावी होगी। चूंकि लुओ फेंग गहराई से अंतरिक्ष कानून का विश्लेषण कर रहा था, इसलिए जो समय उसने बिताया वह स्वाभाविक रूप से औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक था। यह भी बताता है कि हमने पूर्वावलोकन में क्यों देखा कि गालेसी ने अस्थायी रूप से लुओ फेंग को पार किया, स्वर्गीय पुल के पहले स्तर को सफलतापूर्वक पार करने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया। गालेसी ने हमेशा लुओ फेंग के प्रति रिजेंटमेंट रखी, यह मानते हुए कि लुओ फेंग ने उसकी रैंक ले ली है, उसे तीसरे स्तर ब्रह्मांडीय स्थान के सदस्य के रूप में समझौता करने के लिए मजबूर किया। जब उसने सफलतापूर्वक अधिकांश लोगों, विशेष रूप से लुओ फेंग को पार किया, तो वह अत्यधिक प्रसन्न महसूस किया और यहाँ तक कि लुओ फेंग पर नजर रखी। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि लुओ फेंग के कानून के सार पर गहन अनुसंधान ने पहले ही उसके मूल कानून की समझ में गुणात्मक परिवर्तन कर दिया है। जल्द ही लुओ फेंग पहले स्तर के स्वर्गीय पुल को सफलतापूर्वक पार करने वाला चौथा व्यक्ति बन गया। क्या आपको याद है कि मैंने पहले एक स्पॉइलर में कहा था कि शुरुआत का ब्रह्मांड 100% सुरक्षित नहीं है? इसने लगभग 200 प्रतिभाओं की डिमाइस का कारण बना है। इसका कारण प्राचीन का तीसरा खजाना है, प्राचीन आत्मा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने ट्रेलर में देखा है कि दोनों ज़िगरानी, ऑटोमेटन कठपुतलियां और कुछ विदेशी जानवर पहले ही प्रशिक्षण स्थान में प्रकट हो चुके हैं, जबकि सफेद भालू जैसा जानवर अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। यह बहुत संभव है कि यह पशु है जो योद्धाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। वास्तव में पशु अद्भुत जीव हैं जो प्रारंभिक ब्रह्मांड से जन्म लेते हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता कम होती है। प्रत्येक पशु मूल कानून में प्रवीण है, जो योद्धाओं के लिए एक घातक खतरा पैदा करता है। यदि कोई योद्धा एक समूह के पशुओं द्वारा घेर लिया जाता है, तो उनकी डिमाइज निश्चित है। यही कारण है कि कुछ प्रतिभाएं समाप्त हो गई हैं। जब एक पशु अमर स्तर पर करता है, तो यह बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। इसलिए जब प्राचीन एक अमर स्तर के पशु की खोज करता है, तो वे इसे मारने के लिए एक मजबूत योद्धा भेजेंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि प्राचीन पशुओं को क्यों पाला जाता है, इसके बावजूद उनकी विशाल लीथैलिटी। वास्तव में एक पशु की हत्या करने पर यह बड़ी मात्रा में वायु और एक स्ट्रैंड प्राचीन आत्मा में विघटित हो जाता है। योद्धा प्राचीन आत्मा को अवशोषित करके अपनी आत्माओं को बदल सकते हैं, जिससे वे ब्रह्मांडीय स्थान के साथ अधिक समन्वय में आते हैं। इस प्रकार मूल कानून को समझने में उनकी दक्षता में सुधार होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि एक योद्धा की आत्मा केवल तब रूपांतरित होती है और महत्वपूर्ण परिवर्तन होती है जब वे विश्व शासक स्तर से अमर स्तर पर करते हैं। इसलिए यह जानने के बावजूद कि पशुओं की ताकत उनके जीवन को खतरे में डाल सकती है, योद्धा अभी भी उन्हें शिकार करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार होते हैं। आखिरकार आत्मा को पहले से ही बदलने का मौका एक दुर्लभ अवसर है। यह ध्यान देने योग्य है कि पशुओं का शिकार वास्तविक जीवन में होता है और एक को सावधान रहना चाहिए। ध्यान में थोड़ी कमी पशुओं से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का परिणाम बन सकती है, जो मृत्यु का कारण बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल ब्रह्मांड में पशु नहीं होते हैं, इसलिए बाबाता उनके स्तर का पता नहीं लगा सकता। हालांकि ने उनकी ताकत के आधार पर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, जो कि चारों ओर केंद्रित हैं। इसलिए यदि लो फेंग के निर्देशों का पालन करता है और ब्रह्मांड स्तर के पशुओं के गतिविधि क्षेत्रों में शिकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन जीवन के लिए खतरा नहीं होगा। आखिरकार लो फेंग की मो युनवाइन ब्रह्मांड स्तर 9 पर पहुंच गई है और ई क्लास ऑटोमेटन रेस अंतरिक्ष यान के साथ वह सुरक्षा की 1 डिग्री सुनिश्चित करता है। दुर्भाग्यवश ब्रह्मांड स्तर का प्राचीन आत्मा केवल ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं की आत्माओं के लिए प्रभावी है और एक निश्चित स्तर के अवशोषण के बाद आत्मा पूरी हो जाएगी। यदि कोई अपनी आत्मा को और अधिक बढ़ाना चाहता है, तो उन्हें क्षेत्र मास्टर स्तर पर करने की प्रतीक्षा करनी होगी ताकि वे क्षेत्र मास्टर स्तर के पशुओं का शिकार कर सकें। क्या आप जिज्ञासु हैं कि लुओ फेंग ऑटोमेटन रेस के अंतरिक्ष यान का साहसपूर्वक उपयोग करने की हिम्मत क्यों करता है? कारण यह है कि शुरुआत का ब्रह्मांड मुख्य रूप से अमर स्तर के योद्धाओं द्वारा बसा हुआ है और उनकी स्थिति ऑटोमेटन रेस के अंतरिक्ष यानों को काफी सामान्य बनाती है। वे शुरुआत के ब्रह्मांड में हर जगह देखे जा सकते हैं। इसलिए लुओ फेंग की गतिविधियां किसी का ध्यान नहीं आकर्षित करती। लुओ फेंग को अगले जो चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें जानने के लिए मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।
वीडियो खत्म होने से पहले मेरे पास आपसे साझा करने के लिए अच्छी खबर है। स्वालो स्टार ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट की फिल्म आखिरकार रिलीज होने के लिए निर्धारित की गई है। यह 7 दिसंबर को प्रीमियर होगी। निर्धारित तिथि से यह स्पष्ट है कि यह एनिमेशन की कहानी को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए है। हालांकि अगले महीने इंतजार करना हम में से कई लोगों को चिंतित करता है। कम से कम हमें कहानी की निरंतरता की चिंता नहीं करनी होगी और हम भ्रमित नहीं होंगे। यह वास्तव में देखने के लिए कुछ है। आप क्या सोचते हैं? यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।